नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करी थी और गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ऐसे पिछले 7-8 सालों से, यानी 1773 से लेकर 1780 तक कुछ इस तरीके की थी। इसलिए 1784 में पिट्स, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से एक एक्ट पारित हुआ और 1784 में इसको पारित कर दिया गया। 1781 में इंग्लैंड की संसद ने वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाना चाहा, किंतु संचालक मंडल जो थे उन्होंने मना कर दिया। एक बहुत बड़ा बात निकल कर सामने आती है। साथ ही कुछ विधेयक थे जो उन्होंने बात की, लेकिन संचालक मंडल ने मन किया, क्योंकि संचालक मंडल का ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में बहुत अधिक लाभ हो रहा था, उनको फायदा हो रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित करना इसलिए भी अनिवार्य हो गया कि जो आय सोची गई थी उतना आय उनको प्राप्त नहीं हो रही थी, लेकिन छुपे रूप से इस कंपनी के व्यापारी अभी भी व्यापार कर रहे थे और उस पर लाभ उठा रहे थे। ईस्ट इंडिया का इसलिए दूसरा एक बहुत बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दोषों को 1781 के एक अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया, किंतु प्रशासन संबंधी दोष अभी भी विद्यमान थे। एक्ट्स में निम्नलिखित धाराएं थी। पहला, कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस बोर्ड में सेक्रेटरी और अध्यक्ष रहेंगे और सेक्रेटरी स्टेट तथा वित्त मंत्री के अतिरिक्त 4 अधिक सदस्य होते थे। और भारत से राजस्व, इसका जो सदस्यों का खर्चा था वो भारत से जो राजस्व प्राप्त होगा उससे लिया जाएगा। संचालक को भेजने वाला जो प्रस्तावित आदेश था उनको भारत भेजने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमोदित कराना आवश्यक हो गया था। हालांकि ये पहले सूचना का था, लेकिन अब अनुमोदन जुड़ गया था और उसकी अनुमति के, बोर्ड की संचालकों की अनुमति के बिना आदेश या पत्र भेजने का अधिकार पहले था, लेकिन अब अनुमोदन होना बहुत जरूरी हो गया था। संचालकों में से 3 सदस्यों की गुप्त समिति गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा गुप्त मामले प्रेषित किए जाते थे, जो अन्य संचालकों को नहीं बताए जाते थे। उन 3 सदस्यों को ही रहते थे। भारत के गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। एक, भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल का निर्णायक मत देने का अधिकार होता गया। अब गवर्नर जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में कर जैसा चाहे वैसा कर सकता था। एक सदस्य हो जाते थे तो बहुत पर्याप्त था अपने आप में। गवर्नर जनरल को की काउंसिल के समान ही बंबई व मद्रास की जो काउंसिल थी, उसमें उसके लिए भी एक काउंसिल 3 सदस्य बनाई गई। मद्रास तथा बंबई की जो काउंसिल थी, जहां पर गवर्नर नियुक्त किए गए थे, वो बंगाल के सदीन के अधीन कर दिया गया। अधिक सीधे संचालकों से जो प्राप्त होते थे आदेश, बंगाल के सरकार के आदेश के प्राप्त विपरीत हो गवर्नर जनरल के, तो गवर्नर जनरल का जो है वो मान्य हुआ करता था। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश ताज को था। नियुक्ति तो संचालक मंडल से होती थी, लेकिन और गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों की ताज की पूर्व लेनी आवश्यक थी। केवल उनकी एक इच्छा मात्र थी, अगर अनुमोदन होना था तो वो ही होता था। प्रथम बार कंपनी के आदेश के भारतीय आदेशों के अंग्रेजी राज्यों के प्रदेश का, मतलब प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। यहां से चालू हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य है। गवर्नर जनरल तथा उसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बिना अनुमति के कम से कम गुप्त समिति, पूर्व अनुमति के बगैर जो गुप्त समिति बनाई थी 3 सदस्यों की, वो भारत के किसी भी शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती थी, न ही किसी से संधि कर सकती थी। बंबई में मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी पूर्णतः गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन हुई थी, ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इस बार रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो ब्रिटिश संसद का जो एक अनिश्चित नियंत्रण स्थापित हुआ था, उसे अब वास्तविक रूप बना दिया गया था। एक सबसे बड़ी बात थी। और इस मामले में अल्बर्ट ने ठीक कहा है कि पिट्स ने कंपनी के संविधान में भारी परिवर्तन किया बिना ही भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा था। और दूसरी एक चीज और एक बात और सामने निकल कर आती है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों के अंग्रेज राज्यों का अंग माना गया। ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है। गुप्त समिति का गठन किया गया 3 सदस्यों का, कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता के लिए गया, बारीकी के लिए गया, उनके निरीक्षण के लिए गया और उसमें तरह तरह के प्रयोग करके उसमें सुचारू रूप से बंबई और मद्रास को क्या आदेश देने हुए उस पर उसकी बात की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कहीं जल्दबाजी में या किसी तरीके से रह गया था, या रेगुलेटिंग एक्ट में जो एक तरीके से आशा
के अनुरूप जो बात कही गई थी वो राजस्व की बात कर लो, चाहे प्रशासनिक की बात कर लो, चाहे कंपनी के छिपे हुए अधिकारियों के व्यापार की बात कर लो, वो सब वहां पर अधूरी सी लगती थी और यहाँ पर एक परत कर लिया गया। दूसरा, ताज का जो हस्तक्षेप था वो उतनी मात्रा में नहीं रहा गया, यहाँ पर ताज का हस्तक्षेप या ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप रखा गया और लोगों को यह एहसास दिलाया गया पिट्स इंडिया कंपनी के तहत कि अब जो भारत का भाग है वो अंग्रेजों का भाग है। यानी जिस प्रमाण में भारतीय प्रदेश लिखा जाता था, अब उसमें अंग्रेजी प्रदेश लिखा जाना शुरू किया और इसको इंप्लीमेंट करने का काम भी आगे कॉर्नवालिस ने किया कि जब उसने स्थायी बंदोबस्त किया तो उसने ब्रिटिश प्रांत जो है उसमें जमाबंदी में या दस्तारबंदी में उसने लिखना शुरू किया। और हम देखते हैं कि 1784 में महान राष्ट्र अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण होता है और वहां से कॉर्नवालिस भारत पर आता है और लगभग 9 साल करके वो मैसूर के साथ युद्ध करता है, वहां विजित होता है और भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय आते हैं और ये जो धाराएं थी उसको लागू कराने में भी या पिट्स इंडिया कैंप को लागू कराने में भी उसने बहुत कुछ सख्ती से सफलता प्राप्त करी और इसलिए रेगुलेटरी एक्ट के सुधारों को मानते हुए पिट्स इंडिया कैंप एक्ट की धाराएं बहुत अधिक और बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी से लागू हो सकी। धन्यवाद।